बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम लोगों ने इस चैप्टर के हाफ़ लाइफ को पढ़ा। ठीक है कि किसी भी न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव मटेरियल की जो है वो हाफ़ लाइफ क्या होती है। फिर हमने रेडियो आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा और उनके यूजेस पढ़े। आज हम लोग पढ़ेंगे फिशन और फ्यूजन। ठीक है, ये ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको न्यूक्लियर रिएक्टर्स या न्यूक्लियर बॉम्ब या इस टाइप की थोड़ी सी जो चीज़ें हैं जिनके बारे में आप इंटरेस्टेड हैं उनकी तरफ भी थोड़ा सा जो है वो आइडिया देंगे कि किस तरह उनकी वर्किंग होती है, या हम देखेंगे किस तरह जो है वो सन जो है न्यूक्लियर फ्यूजन के नतीजे में हमें एनर्जीज प्रोवाइड कर रहा है। ओके, सबसे पहले हम अपना टॉपिक पढ़ते हैं फिशन रिएक्शन। फिशन का मतलब बच्चे होता है किसी चीज़ का टूटना, जैसे हम उर्दू में हम कहते हैं ना इंतशार या तोड़ फोड़। न्यूक्लियर फिशन टेक्स प्लेस व्हेन अ हैवी न्यूक्लियस, एक हैवी न्यूक्लियस का मतलब ये है कि जिसका जो है हमारे पास एटॉमिक नंबर वो 82 से तो ऊपर वाले तो रेडियोएक्टिव होते हैं, 200 या इससे ऊपर हो। ठीक है, इससे ज़्यादा वैल्यू हो तो सच दैट U-235 स्प्लिट्स, जब वो टूटता है, जिस तरह हमारे पास यूरेनियम 235 है, जब ये टूटेगा या फिशन होगा और फिशंस इंटू टू स्मॉलर न्यूक्लियर बाय अब्जॉर्बिंग अ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, उसको हम जब अब्जॉर्ब करवाएंगे या उसके ऊपर बम्बार्ड करवाएंगे एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, तब वो जाकर उसका जो है वो फिशन होगा। जिस तरह हमने एक डायग्राम से भी अभी देखना है इसको। देखें बच्चों, हमारे पास यूरेनियम 235 का एक न्यूक्लियस है। वैसे तो बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं जब हमारे पास कोई भी मटेरियल मौजूद होता है, सिंगल एक न्यूक्लियाई वो हम डिस्कस करते हैं ना जब हमने रिएक्शन को समझना होता है। तो हमने इसको स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जब दिया तो हमारे पास ये थोड़ी देर के लिए जो इंटरमीडिएट न्यूक्लियर बना, जिसके पास यूरेनियम 235 से अब U-236 है, मतलब एक न्यूक्लियन एक्स्ट्रा है, एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा है। अब ये जब टूटेगा या इसके जब फिशन होगा तो दो नए एलिमेंट्स बनेंगे, क्रिप्टॉन और बेरियम। ठीक है, इसके अलावा हमें 3 न्यूट्रॉन्स मिलेंगे और एक जो है वो हमें एनर्जी की भी अमाउंट मिलेगी। ये एक कुछ भी हो सकती है यूनिट्स में, डिपेंड्स अपॉन हाउ मच न्यूक्लियंस आर इमिटेड एंड हाउ मच न्यूक्लियाई आर स्प्लिटिंग। ओके, उसके बाद बच्चों ये तो एक न्यूक्लियन के लिए हमने देखा है ना, एक न्यूक्लियाई के लिए। अच्छा, अब ये हमें पता है कि जब कोई सैंपल होता है हमारे पास उसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, तो हमें इस तरह की बहुत सारी एनर्जी और बहुत सारे न्यूट्रॉन्स मिलेंगे, और ये न्यूट्रॉन अपने पास मौजूद और जो है ना न्यूक्लियन उनको स्प्लिट करवाएंगे। इसको अब हम अगर रिएक्शन से देखना चाहें, इक्वेशन से, तो ये देखिए हमारे पास एक न्यूट्रॉन था 10, उसको हमने U-235 92 पर क्या करवाया, तो बार्ड करवाया। उसके नतीजे में U-236 और जो हमारे पास है उसकी जो डाटर न्यूक्लियाई हैं जिसे हम कहते हैं, मसलन X और Y का नाम दे लें, वो भी हमें मिल गया। ठीक है, और हमारे पास जो है एक न्यूट्रॉन भी मिल गया। और इसको समझने के लिए जिस तरह हमने पहले देखा था कि थोड़ी देर के लिए एक जो है थोड़ी देर के लिए अनस्टेबल सा न्यूक्लियर रह गया था जिसके ऊपर हमने स्टार लगाया होता है U-236 92, 235 से 36 हो गया ना, और फिर इसको X और Y में बदल गया। ये कोई भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में जो है ना उसकी ब्रेकिंग हो रही है। मसलन यहाँ पर अब उसी एग्जांपल को देखें तो बेरियम और क्रिप्टॉन है। वह U2 स्टार, इसको आप कह लें स्टार या टेम्परेरी कह लें, अनस्टेबल कह लें, इज़ एन इंटरमीडिएट state that last only for a fraction of second before splitting into nuclei X and Y called fission fragments। अच्छा, थोड़ी ही देर के लिए, एक सेकंड के भी कुछ हिस्से के लिए जो है ये रहता है, फिर ये स्प्लिट हो जाता है और फिशन फ्रैगमेंट बनाता है X और Y। न्यूक्लियर फिशन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व इन 1939 बाय ओटो हैंस एंड फ्रिट्ज। किसने इन्वेंट किया था, डिस्कवर किया था, ओटो हैंस एंड फ्रिट्ज स्ट्रेसमैन ने। द यूरेनियम न्यूक्लियस वाज स्प्लिट इनटू two nearly equal fragments after absorbing two slow moving low energy neutron। स्लो मूविंग लो एनर्जी न्यूट्रॉन ऑब्जॉर्व करने के बाद जो है वो फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट हो गया था। द प्रोसेस आल्सो रिजल्टेड इन द प्रोडक्शन ऑफ टिपिकली 2 और 3 न्यूट्रॉन्स और फिशन इवेंट। ये देखें, और हमारे पास जो है न्यूट्रॉन मिलते हैं 2 या 3, जिसे हम फिशन इवेंट कहते हैं। ऑन द एवरेज 2.47 न्यूट्रॉन्स आर रिलीज्ड पर इवेंट एज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। एक में कम से कम जो है ना 2.47 या 3 न्यूट्रॉन या कभी 2 भी निकल आते हैं, एवरेज पर 2.47 बनेगी एक न्यूक्लियाई के रिएक्शन में। ओके, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि इन न्यूक्लियर फिशन द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज़ लेस दैन ओरिजिनल मास ऑफ द हैवी न्यूक्लियस। अच्छा, फ़र्ज़ करें हम मास की अगर बात करें, ठीक है, जितना ओरिजिनल था, या हम कह लेते हैं कि
जितना रिएक्टेंट का था प्रोडक्ट का उतना नहीं होता, कुछ कम होता है। मेजरमेंट शो दैट अबाउट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चों एनर्जी का ही यूनिट है। एक्चुअली ये हम पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म्स में मेजर करते हैं। ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन ईच फिशन इवेंट। एक इवेंट में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती है। दिस इज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलेटिव टू अमाउंट रिलीज इन केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस के मुकाबले में यहाँ पर हमें एनर्जी ज़्यादा मिलती है। अच्छा बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यहाँ पर समझ लें कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट है 1.6 टेंस पर माइनस जाउल। ये आपको माइनस की वजह से बहुत कम जो है लग रही होगी एनर्जी, लेकिन आपको पता है कि ना इन न्यूक्लियाई भी कितने होते हैं, तो इतनी ज़्यादा न्यूक्लियर की एनर्जी मिलकर बहुत ज़्यादा एनर्जी बन जाती है। ओके, हम एक मिसाल से समझते हैं कि किस तरह जो है वो बाकी एनर्जी से ज़्यादा इफ़िशेंट है। फॉर एग्जांपल इफ़ वी बर्न 1 टन ऑफ कोल, 1 टन कोयला जलाएं, ठीक है, 1 टन में होते हैं 1000 किलोग्राम, ठीक है, मेट्रिक टन में 1000 टन होते हैं। और एक टन में जो है जितने हमारा अगर कोयला हम जो है बर्न करें 1 टन जितना, तो हमें मिलेगी एनर्जी 3.6 टेंस पावर 10 जाउल। अच्छा, बट ड्यूरिंग द फ्यूजन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम, अब उसके मुकाबले हम सिर्फ 1 किलोग्राम बर्न करें यूरेनियम को, तो 6.7 टेंस पावर 11, उसके मुकाबले में तकरीबन 20 गुना ज़्यादा, ठीक है, तकरीबन 20 गुना ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। वी हैव सीन दैट न्यूट्रॉन्स आर इमिटेड विद 235 अंडरगोज फिशन। जैसे फिशन होता है तो न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। दीज न्यूट्रॉन्स कैन इन टर्न ट्रिगर अदर न्यूक्लियाई टू अंडरगो फिशन विद पॉसिबिलिटी ऑफ चेन रिएक्शन। अच्छा, होगा क्या, ये जो न्यूट्रॉन्स निकलेंगे ये अपने पास मौजूद और न्यूक्लियाई को फिशन करवाएंगे। कैलकुलेशन शो दैट इफ द चेन reaction is not controlled, it will proceed too rapidly and possibly result in the sudden release of an enormous amount of energy, ठीक है। अच्छा, होगा क्या, अगर हम यहाँ पर न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल कर लेते हैं फिर तो फर्दर फिशन जो है रुक जाएगा। अगर नहीं करते तो ये देखें, एक न्यूट्रॉन था फिर 3 निकले, तीनों ने और न्यूक्लियाई को ब्रेक किया, उनसे फिर 3 निकले, ये आगे जाकर और को ब्रेक करेंगे। इसी तरह ये चेन चलती रहेगी। अगर इसको कंट्रोल नहीं करें तो एक्सप्लोजन होगा, जिसे हम क्या कहते हैं कि ये एटॉमिक बॉम्ब की जो है ब्लास्ट हुआ है। द फिशन चेंज रिएक्शन इज कंट्रोल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। इनको हम कंट्रोल करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, जिनसे हमें कहा जाता है कि जो है एटॉमिक एनर्जी बनाई जा रही है, ठीक है। वो इन्हीं न्यूक्लियर रिएक्टर्स के ज़रिए किया जाता है, जिनमें हम इस रिएक्शन को कंट्रोल करके एक खास अमाउंट में रखते हैं और उससे हम जो है वो हीट एनर्जी के तौर पर एनर्जी लेते रहते हैं। एज न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर यूजफुल पर्पसेस इन दिस sort of self-contained reaction, extra neutrons liberated in the fission reaction are absorbed using some material to slow down the chain reaction। अच्छा, चेन रिएक्शन को हम कम करना हो तो इनको थोड़ा सा रोक लें, ठीक है, ख़ास अमाउंट में रखें तो ख़ास अमाउंट में रिएक्शन रहेगा। अच्छा बच्चों, ये कुछ ख़ास मटेरियल्स की हाफ लाइफ दी गई हैं, ये आपने लाजमी तौर पर याद कर लेनी है, ताकि जब न्यूमेरिकल्स में हमें कभी कोई मटेरियल मेंशन किया जाए तो फ़ौरन हमारे जहन में उसकी जो है वो हाफ लाइफ आ जाए। मसलन यूरेनियम की, लेड, आयोडीन, कोबाल्ट, हाइड्रोजन, कार्बन वगैरह। ओके, अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। ये फिशन से उल्ट है, ठीक है, हमने फिशन को पढ़ा है ना, अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। व्हेन टू लाइट न्यूक्लियाई अब कंबाइन टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस, द प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। पहले क्या हो रहा था कि हैवी न्यूक्लियाई स्प्लिट होकर 2 लाइट न्यूक्लियाई बनाता था। अब 2 लाइट न्यूक्लियाई क्या हो रहे हैं, स्प्लिट हो रहे हैं, नहीं ऐड हो रहे हैं, और क्या बन रहा है हमारे पास, एक हैवी न्यूक्लियाई। द मास ऑफ द फाइनल न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस दैन द मासेज ऑफ द ओरिजिनल न्यूक्लियस। ओरिजिनल के मुकाबले में फाइनल का जो मास है ना वो लेस होता है। अकॉर्डिंग टू द मास एनर्जी रिलेशन, दिस लॉस ऑफ मास कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी। अब मास एनर्जी रिलेशन ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जो आपने 9th क्लास में भी शायद एनर्जी वाले चैप्टर में पढ़ा है, उसके मुताबिक जो है वो मास जो कम है ये किसकी सूरत में मिलता है, एनर्जी की सूरत में। इफ एन वन एटम ऑफ ड्यूट्रियम इज फ्यूज्ड विद एन एटम ऑफ ट्रिटियम, देन अ हीलियम न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल इज फॉर्म्ड एज गिवन बाई। ये जो हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम और ड्यूट्रियम, उनको जब हम मिक्स करवाते हैं या आपस में ऐड करते हैं, ये देखें, तो हमें एक हीलियम न्यूक्लियर मिलता है और साथ में न्यूट्रॉन मिलता है और एनर्जी भी मिलती है। ये एनर्जी हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, पिक्चोरियली फ्यूजन रिएक्शन इज शॉन। अगर हम पिक्चर्स देखना चाहें तो उसको इस तरह देख सकते हैं कि ड्यूट्रियम और ट्रिटियम मिले, फ्यूजन हुआ, हीलियम बना और एनर्जी मिल गई। एनर्जी coming from sun and star is supposed to be a result of fusion of hydrogen nuclei into helium nucleus with release of energy. The temperature at the center of sun is nearly 20 million kilo electron volt, in which makes it fusion favorable. फ्यूजन होने के लिए टेम्परेचर का ज़्यादा होना ज़रूरी है, जो कि सिर्फ सन के कोर में है,
ठीक है, और भी बहुत सी कंडीशंस जो पूरी होना ज़रूरी है। अभी हम ज़मीन पर फ्यूजन को अचीव नहीं कर सके। अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ हीलियम न्यूक्लियस अलॉन्ग विद 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। ओके, उसके बाद हम बच्चों अभी हमने फ्यूजन और फिशन पढ़ लिए हैं। अब इनके चलें ठीक है, हमारे पास यूजर्स तो हैं जिनको हम यूटिलाइज़ भी कर रहे हैं, लेकिन हर चीज़ के आपको पता है कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं या हैज़र्ड्स भी होते हैं। अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि हैज़र्ड्स ऑफ रेडिएशन एंड सेफ्टी मेजर्स, मतलब कौन कौन से हैज़र्ड्स पॉसिबल हैं और हम उनसे किस तरह जो है वो सेफ़ रह सकते हैं। ऑल्दो रेडिएशंस आर वेरी यूज़फुल इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। हालांकि हमने रेडियो आइसोटोप्स की सूरत में पढ़ा था कि इनके यूजेस भी काफ़ी हैं। दे कैन आल्सो काज कंसिडरेबल डैमेज इफ़ नॉट यूज्ड विद प्रिकॉशन। अगर इनको अच्छे तरीके से या एहतियात के साथ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो ये हमारे लिए काफ़ी नुकसान का बायस बन सकते हैं। रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर मटेरियल्स आर नाउ वाइडली यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स। न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स होती हैं बच्चों आबदोज सबमरीन को कहते हैं, जो पानी के अंदर जो है वो रहती है, और एक किस्म का वो शिप होता है जो अंदर डिप करके रहता है, और वो न्यूक्लियर पावर्ड भी हैं, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी से भी वो ऑपरेट करती हैं। ओके, इंटरकॉन्टिनेंटल मिज़ल्स, ठीक है, कुछ ऐसे मिज़ाइल हैं जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जा सकते हैं। सम ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग ड्यू टू लार्ज डोजेज और प्रोलॉन्ग स्मॉल डोजेज ऑफ रेडिएशन आर, मतलब लार्ज डोजेज मतलब एक तो ज़्यादा मकदार में रेडिएशन मिले, दूसरा रेडिएशन मिले तो कम मकदार में लेकिन ज़्यादा अरसे के लिए मिलती रहे। प्रोलॉन्ग डोज उसे कहते हैं, लंबे अरसे के लिए मिलने वाली डोज। तो कौन कौन से नुकसान होते हैं वो हम अभी पढ़ लेते हैं। रेडिएशन बर्न जलाती हैं, मेनली ड्यू टू बीटा एंड गैमा रेडिएशन, ज़्यादातर बीटा और गैमा रेडिएशन जलाती हैं, विच में काज रेडनेस एंड सोर्स ऑन द स्किन, जो जल्द के ऊपर सुर्खी रंगत, मतलब सुर्ख कर देंगे, जल्द को रेड कर देंगे और आबले या छाले हो जाएंगे। ठीक है, स्टेरिलिटी इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। ठीक है, अब ये हो जाता है कि मतलब बच्चे पैदा करने की जो सलाहियत है, ठीक है, पेरेंट्स में वो ख़त्म हो सकती है, इसकी वजह से स्पर्म्स किल हो जाते हैं। ओके, उसके बाद जेनेटिक म्यूटेशंस इन बोथ ह्यूमन एंड प्लांट्स, जेनेटिक विरासती उसमें जो है वो मरूसी तब्दीलियाँ आ जाती हैं। ठीक है, जो है सम चिल्ड्रन आर बॉर्न विद सीरियस इन डिफॉर्मिटीज़, अपाहिज बच्चे पैदा हो सकते हैं, उनमें कुछ नुकायस हो सकते हैं, पैदा होते ही नुकायस हो सकते हैं। ओके, लिकीमिया एक बीमारी है ब्लड सेल्स की, ये भी इसी वजह से हो सकती है। ब्लाइंडनेस और फॉर्मेशन ऑफ कैटरेक्ट इन द आई, आँखों की पहले तो अंधापन भी पैदा हो सकता है, वरना इसके ऊपर लेयर्स भी आ सकती हैं। कैटरेक्ट होती है एक ख़ास किस्म की लेयर जो होती है जो आँखों के ऊपर चढ़ जाती है। ड्यूरिंग द न्यूक्लियर एक्सीडेंट एट चेरनोबिल, उसी मतलब जो नुकसान आया था उसके एक एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं। चेरनोबिल मकाम है रशिया में, वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था, न्यूक्लियर एक्सीडेंट। द एक्सप्लोजन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर मेल्टेड थ्रू अ फ्यू मीटर थिक कंक्रीट हाउसिंग, कुछ मीटर की कंक्रीट की दीवार बनाई हुई थी वो मेल्ट हो गई क्योंकि उसके अंदर ऐसा रिएक्शन हुआ था। ठीक है, अब वो रिएक्टर फट गया था। दिस काज्ड अ मैसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ लोकल कम्युनिटी, मकामी आबादी को नुकसान पहुंचा, एंड आल्सो कंटेमिनेटेड वेजिटेशन एंड लाइफ स्टॉक इन द लार्ज सराउंडिंग एरिया, उसके इर्द गिर्द की जो लाइफ स्टॉक मतलब मवेशियों मतलब जानवर वगैरह लोगों ने पाले हुए थे और सब्जियां वगैरह थी वो भी तबाह हो गई। मिलियंस ऑफ डॉलर वर लॉस्ट एज द कंटेमिनेटेड वेजिटेबल एंड लाइफ स्टॉक हैड टू बी डिस्ट्रॉयड। लाइफ स्टॉक और वेजिटेशन के नतीजे में, उसके नुकसान के नतीजे में जो है लाखों का नुकसान हो गया कोरोना का। उसके बाद बिकॉज वी कैन नॉट, अच्छा अब ये तो हमें एक एग्जांपल दी गया है ना कि किस तरह जो है हमें हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती हैं ये रेडिएशन वगैरह। अच्छा, अब हम उससे बच कैसे सकते हैं, ये भी तरीके हैं उनके भी। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई नुकसानदेह चीज़ है तो उससे दूर हो जाए, नहीं, आप उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें तो आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकती है। बिकॉज वी कैन नॉट डिटेक्ट रेडिएशन डायरेक्टली, हम उनको डिटेक्ट नहीं कर सकते। वी शुड स्ट्रिक्ट फॉलो सेफ्टी प्रिकॉशंस, हम कुछ एहतियाती तदाबीर पर तो अमल कर सकते हैं ना। इवन वैन द रेडियोएक्टिव सोर्सेज आर वेरी वीक, चाहे वो रेडियोएक्टिव सोर्सेज कमज़ोर हैं फिर भी हमें उनसे बच के रहना चाहिए। पहला क्या है, द सोर्सेज शुड ओनली बी हैंडल्ड विद द टोंग्स एंड फोर्सअप, उनको आप फोर्सअप्स क्या होते हैं, आपने जो ग्लव्स या दस्ताने पहने होते हैं, टोंग्स होते हैं उनको उठाने के लिए छोटे छोटे से ना डिवाइसेस बने होते हैं जो उनको एक किस्म के क्लैंप होते हैं जो उनको पकड़ते हैं और उन मटेरियल्स को उठाते हैं। द यूज़र शुड यूज़ रबर ग्लव्स एंड हैंड्स शुड बी वाश्ड केयरफुली आफ्टर द एक्सपेरिमेंट, उनको हाथों को भी ख़ास किस्म के लिक्विड से धोया जाता है और ग्लव्स भी ख़ास किस्म के रबर के पहने जाते हैं। आर रेडियोएक्टिव सोर्सेज शुड बी स्टोर्ड इन थिक लेड कंटेनर्स, लेड कंटेनर में जिस तरह हमने पहले भी देखा था रेडिएशन निकलने की सूरत में हम उनको लेड के ज़रिए कवर कर सकते हैं, उन कंटेनर में इनको ले जाया जाता है। नेवर पॉइंट ए रेडियोएक्टिव सोर्स टुवर्ड्स अ पर्सन, किसी भी शख्स की तरफ डायरेक्टली जो है
विदाउट एनी शील्ड या किसी भी हिफाजती रुकावट के बगैर आप किसी पर्सन की तरफ रेडिएटिव सोर्स का मुंह ना करें या उसको एक्सपोज ना करें। फ्रीक्वेंट विजिट्स टू द रेडिएटिव सेंसिटिव एरिया शुड बी अवॉइडेड। जहाँ पर रेडिएटिव माइनिंग हो रही है, मसलन ज़मीन से रेडिएटिव मटेरियल निकाला जा रहा है या कहीं पर कोई रेडिएटिव मटेरियल मौजूद है, तो वहाँ आप बार बार ना जाएं। ठीक है। इसकी एक एग्जांपल ये भी है कि जो लोग रेडियोएक्टिव मटेरियल्स की जगह पर काम करते हैं, मसलन न्यूक्लियर रिएक्टर में, तो उनकी जो ड्यूटीज़ हैं वो ख़ास अरसे के लिए लगाई जाती हैं और फिर उनको काफ़ी अरसे का रेस्ट दिया जाता है ताकि उनकी बॉडी में जो है एक ख़ास अमाउंट ही रहे रेडियोएक्टिव मटेरियल की और वो सेफ़ लेवल से बढ़ ना जाए। ओके बच्चों, आज हमने जो पढ़ा है न्यूक्लियर फ्यूजन, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और हैज़र्ड्स ऑफ रेडिएशन एंड सेफ्टी मेजर्स अगर इकट्ठा गया तो लॉन्ग है, वरना ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर हैं। आपने इन सब को अच्छे तरीके से समझना है और ये डायग्राम भी अपने चेन रिएक्शन वाली बना लेनी है। ठीक है, ये रिएक्शन रिमेंबर कर लेने हैं और सारी इन्फॉर्मेशन उसको भी पढ़ लेना है, मसलन इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह, और टॉपिक्स को अच्छे तरीके से तैयार करना है और जो आपको होमवर्क असाइन किया गया है वो भी कंप्लीट करें। हमारी माशाल्लाह से बुक के जो चैप्टर्स हैं वो कवर हो गए हैं, बस एक एक्सरसाइज रहती है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करके हमारा जो सिलेबस है 10th फिज़िक्स का वो इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।